गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के, ठीक है, आर्चेस टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली हमने जो अभी तक पढ़ा है, जैसे बीम्स है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम्स है, कंटिन्यूस बीम्स है, फिक्स्ड बीम है, कैंटिलीवर बीम है। तो एक नया जो टॉपिक है वो है आर्च। तो आर्च जो है, हम जैसे बीम के उस पर भी हम जो है आर्च का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इन केस ऑफ बीम्स सपोर्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर हम बात करें बीम और आर्च में क्या डिफरेंस है, तो हम देखते हैं। इन केस ऑफ बीम्स सपोर्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द स्पैन एंड हेंस दे बिकम अनइकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर हम उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाते हैं, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है विद द स्क्वायर ऑफ द स्पैन। ठीक है, जैसे हमने अगर बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो यूडीएल की वजह से जो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वो कितना होता है, WL²/8। तो जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड विद द यूडीएल, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम, तो क्या होगा, WL²/8। तो जो स्पैन है एल है, तो उसके स्क्वायर के टर्म्स पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हेंस जिस वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल अनइकोनॉमिकल हो रहा है। मूवमेंट इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द स्पैन एंड हेंस दे बिकम अनइकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स। इन सच सिचुएशंस आर्चेज कुड बी एडवांटेजेसली एम्प्लॉयड। तो हम जो है उस सिचुएशंस पे आर्चेज को एडवांटेजेसली एम्प्लॉयड कर सकते हैं, एज दे वुड डेवलप हॉरिजेंटल रिएक्शंस। ये क्या करते हैं, हॉरिजेंटल रिएक्शन डेवलप करते हैं, विच इन टर्न रिड्यूस द डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट। जो क्या करते हैं, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करते हैं। जैसे ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये क्या है, आर्च है। तो आर्च पे जब भी लोड आएगा तो क्या होगा, अगर लोड आता है दोनों में, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक तो वर्टिकल रिएक्शन होगी और दूसरा जो होगा थ्रस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, थ्रस्ट और वर्टिकल रिएक्शन। यहाँ क्या होगा, केवल वर्टिकल रिएक्शन होगा। अगर कोई इंक्लाइन लोडिंग वगैरह नहीं है तो क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शन होगा। तो जो आर्चेज में हॉरिजेंटल थ्रस्ट है, ये क्या कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको एडवांटेजेसली एम्प्लॉयड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ आर्च। तो टाइप ऑफ आर्च में आर्च के कितने टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आर्चेज दैट आर कॉमनली यूज इन प्रैक्टिस: 3 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च एंड फिक्स आर्च। तो जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, 3 हिंज आर्च और 2 हिंज आर्च हैं। तो इन दोनों के बेस क्या होंगी, एनालिसिस होंगी और प्रॉब्लम्स होंगी इनके ऊपर। तो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आर्चेज दैट आर कॉमनली यूज इन प्रैक्टिस: 3 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च एंड फिक्स आर्च। 3 hinge arch is a statically determinate structure and its reaction oblique internal forces are evaluated by static equations of equilibrium. जो 3 hinge arch है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो उसको हम स्टैटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। जो उसमें अननोन रिएक्शंस हैं वो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके हम इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी जो अननोन रिएक्शन या फोर्सेस हैं। और 2 hinge arch and fixed arch are statically indeterminate structures। जो हमारा 2 hinge arch है या फिर फिक्स आर्च है, ये हमारा इनडिटर्मिनेट स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं। द इनडिटर्मिनेट रिएक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट वर्क और बाय द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। तो जो 2 hinge आर्च है और जो फिक्स आर्च है उसको हम स्टैटिकली, ये क्या है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, और जब इनकी एनालिसिस करते हैं तो हमें एक तो मेथड ऑफ लीस्ट वर्क या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड का यूज करना होता है। तो हम इसको जो है डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो 3 hinge आर्च का यहाँ पे डायग्राम शोन है। तो 3 hinge आर्च में देखिए क्या क्या चीज़ें अननोन्स हैं वो देख लेते हैं। तो वर्टिकल रिएक्शन हेयर अननोन है, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन ये सेकेंड अननोन हो गया। हॉरिजेंटल थ्रस्ट, ठीक है, ये हॉरिजेंटल थ्रस्ट हो गया। तो ये जो ये पॉइंट है, क्या है, क्राउन है। जो आउटर पोर्शन है वो क्या है आपका, एक्स्ट्राडोस है। जो इनर है वो क्या है, इंटरडोस है। और जो सेंट्रल पोर्शन है,
ठीक है, जो इससे ये राइज है इसको क्या कहते हैं, एच, ये क्या है, राइज है। और ये क्या है, स्प्रिंगिंग लाइंस है जो दोनों सपोर्ट को कनेक्ट कर रही है। तो इस लोड की वजह से क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, किसी सेक्शन पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो इस फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द पॉइंट लोड, ठीक है, आर्च के केस में कितना होगा, अगर हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपैरिजन में देखें तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होगा, अगर सेंट्रली लोडेड है, ठीक है, तो पी W/L/4, तो यहाँ पे क्या होगा, W/L/4 माइनस कुछ वैल्यूज होंगी। ठीक है, उससे जो कम होगा मोमेंट, उससे सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपैरिजन में यहाँ पे मोमेंट कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, हिंजेस अगर हम काउंट करें तो हिंजेस कितने हैं, पहला हिंज ये हो गया, ठीक है, अनदर हिंज सेकेंड ये हो गया, तीसरा हिंज यहाँ पे हो गया। तो इस केस में नंबर ऑफ जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो कितनी है यहाँ पे, 3+1। ठीक है, 1 कैसे होगी, एक जो यहाँ पे हिंज हमने प्रोवाइड करा है उसकी वजह से क्या होगा, एक हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम आसानी से जो है ये 4 अननोन रिएक्शंस हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ टू हिंज आर्च देखिए क्या क्या अननोन्स हैं, एक वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन है और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है। ठीक है, और चौथा भी क्या है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है। तो अननोन्स कितने हो गए, 1 2 3 4। तो हेयर अननोन्स इज 1 2 3 4 और इस पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो क्या है, पी है। अब यहाँ पे हिंजेस कितने हैं, 1 और 2, इसलिए इसको टू हिंज आर्च कहते हैं। तो ये क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्या क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। तो समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई जीरो एंड समीशन ऑफ मोमेंट जीरो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी हैं, 3 है, बट रिएक्शंस कितने हैं, आर कितनी है, 4 है। तो 4 - 3, तो 1 डिग्री स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है टू हिंज आर्च। तो टू हिंज आर्च क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है और कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। तो ये क्या है, 3 हिंज आर्च और 2 हिंज आर्च की जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे सीखे। अब डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ 3 हिंज आर्च। 3 hinge arch. In the case of 3 hinged arch, we have 3 hinges, 2 at the support and 1 at crown, thus making it statically determinate structures, जो उसको statically determinate structure बनाता है। Consider a 3 hinge arch subjected to a concentrated force P as shown in figure। तो अब आइए देखते हैं इसकी एनालिसिस हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, सॉरी, एक ये एनालिसिस है। तो 3 हिंज आर्च है, ए क्या है, हिंज है, बी क्या है, हिंज है, और सी पे भी क्या है, हिंज है। तो ए बी सी पे क्या है, 3 हिंजेज हैं। तो ए पे क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजेंटल रिएक्शन जनरेट हो रही है, और बी पे भी क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जनरेट हो रही है। जो इसका सेंट्रल राइज है वो कितना है, एच है, और सी क्या है, क्राउन है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्राउन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, हिंज है। तो राइज भी हमें पता है कितना है, एच। तो किसी सेक्शन एक्स एक्स पे, ठीक है, लोड पी एक्ट कर रहा है जिसकी डिस्टेंस क्या है, L/4 है फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट या लेफ्ट हिंज। तो हमें अगर कहीं पे भी मोमेंट वगैरह कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस लोड पी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्पैन लेंथ कितनी है, L है। तो देर आर 4 रिएक्शन कंपोनेंट्स इन द 3 hinge arch. One more equation is required in addition to 3 equations of static equilibrium for evaluating the 4 reaction components. Taking moment about the hinge of all the forces acting on either side of the hinge can set up the required equation. Taking moment about the hinge of all the forces, सभी forces का अगर हम किसी hinge के about moment लेते हैं on either side of the hinge can set up the required equation. Taking moment of all the forces about hinge A yields, तो हम अगर A के about moment लेते हैं तो इसके एनालिसिस में देखते हैं। तो एक बार हम वापस से डायग्राम देखते हैं। तो ए के अबाउट हमने क्या करना है, मोमेंट लेना है। तो इसके अबाउट जब भी हम मोमेंट लेंगे तो सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट ए इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा आर बी वाई है, ठीक है, ये मोमेंट क्या कैसे एक्ट करेगा, दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। जो हॉरिजेंटल है इसकी वजह से जो रिएक्शन होगा यहाँ पे
वो तो कंसीडर नहीं होना है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होके जा रहा है। जो लोड है वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए आर बी वाई मल्टीप्लाई एल, दिस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एल बाई फोर। तो आर बी वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, पी इंटू एल अपॉन फोर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, आर बी वाई इंटू एल। तो आर बी वाई की जो वैल्यू है क्या हो गया, पी बाई फोर। तो आइए देखते हैं इसको हम। तो हमने यहाँ से जो है आर बी वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, दिस इज दी पी बाई फोर। तो सम ऑफ मोमेंट अबाउट वाई, सॉरी, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करता हूँ, अगर हम दूसरी इक्वेशन का यूज करें तो सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे क्या होगा देखिए, एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन क्या है, आर ए वाई प्लस आर बी वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली पी बाई फोर, आर बी वाई की वैल्यू, आर ए वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो टोटल वैल्यू क्या है, पी है। तो पी माइनस पी बाई फोर करने पे ये वैल्यू आ रही है थ्री पी बाई फोर। तो हमें दूसरा जो वर्टिकल रिएक्शन है वो भी हमने फाइंड कर दिया यूजिंग दी सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब है टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज राइट ऑफ हिंज सी अबाउट हिंज सी लीड्स टू। अगर हम मोमेंट्स लें सभी फोर्सेस का, ठीक है, सी के राइट साइड में, तो कैसे हम इसको कंसीडर करेंगे, एच बी इंटू एच, जो हमारा एच बी थ्रस्ट है और जो राइज है वो कितना एच है। तो ये मोमेंट क्या होगा आपका, ऐसे क्लॉकवाइज होगा, दिस इज इक्वल टू आर बी वाई इंटू एल अपॉन टू। तो यहाँ से हमने एच बी वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा आर्च फॉर्म हो रहा था वो इस तरीके से था। तो हमने सी के अबाउट मोमेंट लेना है, तो एच बी वाई ये है, एच बी वाई, और जो वर्टिकल रिएक्शन है ये आर बी वाई ये है। तो जो हमारा एच बी वाई है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और जो ये है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से देखिए एच बी वाई इंटू एच, ठीक है, ये क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, और जो आर बी वाई और जो स्पैन लेंथ है वो क्या है, एल बाई टू है। तो आर बी वाई इंटू एल बाई टू। तो यहाँ से एच बी की जो वैल्यू है आर बी वाई इंटू एल अपॉन टू एच, तो ये क्या हो गया, पी एल अपॉन एट एच आ गया। ठीक है, तो अप्लाइंग द अनदर इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो टू द होल स्ट्रक्चर गिव्स। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें तो हमें जो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, जिसकी जो वैल्यू है एच ए इक्वल टू कितना हो गया, पी एल अपॉन एट एच। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड से जो वैल्यूज हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली है। जैसे हमने कैलकुलेट किया था एच वी वैल्यू क्या है, पी एल अपॉन एट एच है, और ये क्या है, पी एल अपॉन एट एच। तो नाउ मोमेंट बिलो द लोड इज गिवन बाई, तो एम डी, डी पे अगर हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आर ए वाई इंटू एल बाई फोर माइनस एच ए इंटू बी। तो हमने जो है इस सेक्शन पे मोमेंट लेना है, इसको मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। तो हमने जो है इस जगह पे, ठीक है, मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो हम लुक लेफ्ट साइड, स्टैंड एट द सेक्शन एक्स एक्स एंड लुक लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक तो वर्टिकल रिएक्शन है और दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए है, और जो हमारा वर्टिकल रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन है हिंज पे, वो क्या है, आर ए वाई। तो अब इसका यूज करके हमने, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, डी पे मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये आर ए वाई इंटू एल बाई फोर, एल बाई फोर क्या है, डिस्टेंस है। तो ये क्या है, एल बाई फोर डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पे क्या है, बी, ये राइज है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऐसा एक्ट कर रहा है और ये क्या है, राइज है, तो इस सेक्शन में मोमेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा, एच ए इंटू बी। तो एम डी इक्वल टू क्या हो गया, थ्री पी एल अपॉन सिक्सटीन माइनस पी बी एल अपॉन एट एच। तो ये हमें डी सेक्शन पे मोमेंट निकल गया। अगर हमें डी के अलावा किसी और सेक्शन पे मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ बी बाई एच, अगर बी बाई एच की वैल्यू हाफ हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एम डी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.125 पी एल हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सेम स्पैन एंड लोडिंग, मोमेंट अंडर द लोडिंग इज गिवन बाय। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उस पर जो मोमेंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 0.375 पी एल, और यहाँ देखिए कितनी वैल्यू है, 0.125 पी एल है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, बेंडिंग मोमेंट के मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस आ रहा है देखिए। अगर हम 3 इंच आर्च की बात करें, जो PL/4 पे लोड की वजह से मोमेंट जनरेट हो रहा है वो कितना है, 0.125 पी एल। अगर हम इसी लोड को सिंपली सपोर्टेड बीम में कंसीडर करें एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4, तो जो वैल्यू है मोमेंट की वो कितनी आ रही है, 0.375। तो 0.375 इज़ मोर देन 0.125। तो इस तरीके से जो हायर मैग्नीट्यूड है बेंडिंग मोमेंट का वो हमें सिंपली सपोर्टेड बीम में मिलता है। फॉर द पर्टिकुलर केस कंसीडर्ड हेयर, द आर्च कंस्ट्रक्शन हैज़ रिड्यूस द मोमेंट बाई 66.66%। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको परसेंटेज में कंसीडर करें तो आर्च को है 66.66% जो है मोमेंट कम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों बीम और आर्चेज में क्या डिफरेंस है और मैग्नीट्यूड, बेंडिंग मोमेंट के मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इस तरीके से सिंपली इस तरीके से जो है आर्चेज, 3 इंच आर्च का जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अब इस पे हम करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।